नमस्कार। संविधान निर्माण की हमारी क्लासेस पूरी हो चुकी है और अब आज से हम पढ़ेंगे संविधान को। संविधान का सबसे पहले पढ़ेंगे हम संविधान की विशेषताओं के बारे में, जिन्हें हम 2 वीडियो में कवर करेंगे। पहला संविधान की सारी विशेषताएं और दूसरा जिसमें इसमें फॉरेन सोर्सेज यानी विदेशी स्रोतों से क्या क्या लिया गया है उनके बारे में डिस्कशन करेंगे और उसके बाद में उद्देशिका से शुरू करेंगे और कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे, जो कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और ईओ के एग्ज़ाम के सिलेबस में है, उसी के अकॉर्डिंग। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। भारतीय संविधान की काफ़ी विशेषताएं तो हमने भारतीय की संविधान सभा पढ़ते समय ही हमने पढ़ ली थी। इसके अलावा अब 2 प्रकार की विशेषताएं बचती है, एक तो इसकी स्ट्रक्चर के बारे में और एक इसके मूल्यों के बारे में। तो शुरुआत करते हैं इसकी स्ट्रक्चर कैसी थी संविधान बनने के बाद में। तो जब हम पहले पढ़ रहे थे कि ये सबसे लंबा लिखित संविधान है, तो इसकी सबसे ख़ास बात भी है और ये इसके स्ट्रक्चर को बताता है कि यह नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे बड़ा है विश्व में। क्योंकि जब ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उस टाइम इसमें 395 अनुच्छेद थे जो कि 22 भागों में विभाजित थे और टोटल 8 अनुसूचियाँ थी। देखिए 3 चीज़ें आप समझिए, एक तो भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियाँ। अगर हम किसी बुक को उठाते हैं तो उसमें जैसे कि 10 चैप्टर्स हैं तो उनको 2 या 3 यूनिट में बांटा गया होता है कि उनका मैटर लगभग सेम है। इसी हिसाब से टोटल 22 भाग हैं और उनमें 395 अनुच्छेदों को बांटा गया है। आप अनुच्छेदों को समझ सकते हैं अध्यायों के तौर पर, और अनुसूचियाँ वो एक्स्ट्रा डाटा है जो कॉन्स्टिट्यूशन में बार बार उस डाटा का यूज़ होता है। अगर बार बार इन चीज़ों को कॉन्स्टिट्यूशन में लिखते तो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा हो जाता था। इसीलिए इसमें वो एक्स्ट्रा डाटा है जो काफ़ी सारे अनुच्छेदों में उनकी चर्चाएं होगी। अब बात करते हैं तब से लेकर अब तक भी ये सबसे बड़ा ही बना है, इसमें घटा कम है और बड़ा ज़्यादा है। अगर हम आज की बात करें 8 सितंबर 2022 की, तो इसमें अनुच्छेद अगर लास्ट देखा जाए तो वो तो 395 ही है, लेकिन अनुच्छेदों की संख्या बढ़ चुकी है जो कि 470 प्लस है। अनुच्छेदों की संख्या कैसे बढ़ी है कि जो उसका नाम है, जैसे कि अनुच्छेद मान लीजिए कोई भी 51 अनुच्छेद है तो उसको 51A कर दिया है, अगर हिंदी में देखें तो 51K कर दिया है। तो नोमेनक्लेचर में तो टोटल 395 ही है, लेकिन उनकी संख्या बढ़ चुकी है जो कि अभी 370 से ज़्यादा है। इसी प्रकार टोटल भाग हैं 22, अगर भी अभी भी देखा जाए तो आखिरी भाग है 22वां, लेकिन टोटल इनकी संख्या है 25 भाग है टोटल। अब देखते हैं अनुसूचियाँ। अनुसूचियों में नोमेनक्लेचर के साथ में भी टोटल बढ़ी है, अभी 4 अनुसूचियाँ बढ़ चुकी है और टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं, और जो परिशिष्ट है अपेंडिक्स वो है 5, उसका आपको याद नहीं रखना है। तो वापस आते हैं इसी टॉपिक पे कि क्या ये सबसे लंबा लिखित संविधान है। तो ये दुनिया का दूसरा सबसे लंबा लिखित संविधान है, लेकिन अगर राष्ट्रीय संविधान की बात करें तो ये सबसे पहला संविधान है। क्योंकि यूएसए में एक स्टेट है एलबामा, वहाँ पर स्टेट के अलग कॉन्स्टिट्यूशन है और सेंट्रल पर संघ का पूरा एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि बहुत छोटा है। तो वहाँ उस स्टेट ने इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, लगभग 3 लाख शब्दों से भी ज़्यादा उसमें वर्ड्स यूज़ हुए हैं, लेकिन वो एक स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन है और नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे बड़ा भारत का ही कॉन्स्टिट्यूशन है। इसमें 1,45,000 वर्ड्स यूज़ हुए हैं और अभी लास्ट अमेंडमेंट अभी रिसेंटली जो हुआ है वो है 10 अगस्त 2021 का 105वां संविधान संशोधन। तो अभी तक इसमें 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं। अब बात करते हैं कि ये संविधान इतना बड़ा क्यों है, इतना लेंथी क्यों है, क्योंकि इस पर काफ़ी आलोचनाएं हुई थी और हमारे विद्वानों ने इनको समालोचनाओं का अच्छा उत्तर भी दिया है। तो सबसे बड़ा रीज़न है कि एक तो ये विशाल देश है और इसमें विविधता भरी पड़ी है। कई तरह की नस्लें हैं, कई तरह की जातियाँ, कई तरह के यहाँ पर धर्म हैं
और इसी हिसाब से इन सभी को संरक्षण प्रदान करता है, सभी को अधिकार प्रदान करता है और सबको विविधता बनाए रखने का भी अधिकार देता है। तो इन सब को एक ही संविधान में जगह देने के लिए काफ़ी बड़ा होना स्वाभाविक ही था। वैसे देखा जाए तो अमेरिका भी काफ़ी बड़ा देश है, भारत से भी बड़ा, लेकिन उसका संविधान छोटा है क्योंकि वहाँ पर नस्लीय विविधताएं इतनी नहीं हैं, धार्मिक विविधताएं इतनी नहीं हैं जितनी भारत में है। और दूसरी बात कहें तो जो हमने संविधान सभा में पढ़ा था, इसमें 60 से भी ज़्यादा देशों के संविधानों को यूज़ किया है, वहाँ से काफ़ी चीज़ें इंपोर्ट की है, तो ये लेंदी हो गया। इसकी आलोचना पर अम्बेडकर जी कहते हैं कि हमें इसके लिए बिल्कुल भी लज्जित होने की ज़रूरत नहीं है कि हमने दूसरे संविधानों से कुछ उपबंध उठाए हैं। जैसी हमारे देश की परिस्थितियाँ थी और हमने अपने भविष्य को देखते हुए ही उचित उपबंधों को चुनाव करके समायोजन किया है, तो ये उधार लेना कतई नहीं है। और दूसरी बात है कि इनमें जो उधार लिया है, तो 1935 का जो एक्ट था वो एक काफ़ी लंबा था और अभी का जो संविधान है उसमें 75% उसी एक्ट से लिया गया है, तो वो भी लेंथी था, तो यह भी लेंथी होना स्वाभाविक हो जाता है। और एक और रीज़न यह है कि यह एक भारत कंप्लीट का ही संविधान है, यहाँ पर स्टेट्स को अलग संविधान बनाने की इजाज़त नहीं है, इसी संविधान को फॉलो करना है। तो स्टेट्स का भी और सेंट्रल का भी, दोनों का ये संविधान है, ये सिंगल बुक है, तो ये लेंथी होगी। और कारण यह हो जाता है कि जो संविधान सभा थी उसमें मोस्टली सभी लॉयर थे, वकील थे, जिन सबको कानून का काफ़ी नॉलेज था। इसी कारण ये संविधान बड़ा हुआ है। और जेनिंग्स ने कहा भी था कि यह वकीलों का स्वर्ग है, क्योंकि एक तो ये काफ़ी लेंदी है और वकीलों के अलावा दूसरों को ये भाषा इतनी समझ में आएगी नहीं, क्योंकि इसमें टर्म्स कंडीशन हर अनुच्छेद के तोड़ भी आपको संविधान में ही मिल जाएगा। और इसके अलावा अम्बेडकर ने यह भी कहा था कि जैसी देश की परिस्थितियाँ हैं उनको देखते हुए हम विधायिका के लिए ये चीज़ें नहीं छोड़ सकते, यानी संसद के लिए ये चीज़ें नहीं छोड़ सकते, काफ़ी चीज़ें कि वो इनको बाद में देख लेगी। उनका निपटारा अभी इसी संविधान में फिक्स करना ज़रूरी है, क्योंकि सरकारें कैसी भी आए और वो कैसे उन पर भरोसा नहीं कर सकते। इसी कारण संविधान में भविष्य को देखते हुए थोड़ा लेंथी बनाया और हर तरह के उपबंध डाले गए हैं जैसा कि उनको पॉसिबल लगा था। और प्रशासनिक ढांचे की भी काफ़ी हद तक संविधान में ही दे रखी है कि प्रशासनिक ढांचा कैसा होगा। वापस आते हैं संविधान के स्ट्रक्चर पर। तो जब संविधान को हम खोलते हैं तो उसका पहली चीज़ आती है उद्देशिका, जिसमें ये संविधान में किन किन सिद्धांतों को फॉलो किया है और ये संविधान और भारत राज्य किन किन सिद्धांतों पर काम करेगा, उनके बारे में एक ब्रीफली इंट्रोडक्शन देता है। और उसी के बाद में सारे अनुच्छेद स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि कुछ पार्ट्स में बंटे हुए हैं। तो आपको इस क्लास में कम से कम ये चीज़ें तो याद हो जानी चाहिए कि 22 पार्ट कौन कौन से हैं, और इसके लिए कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। देखिए, अगर आप 22 पार्ट्स एक लिस्ट में रखकर याद करेंगे, चाहे वो कितने भी तर्कपूर्ण तरीके से लिखे हुए हों, उनमें आपको याद रखने में दिक्कत होगी। वैसे संविधान को इतने अच्छे तरीके से बनाया है कि अगर आप एक तर्कपूर्ण तरीके से उसको देखोगे तो आपको अपने आप सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। फिर भी हम इनको 4 सेक्शन में बांट के देखते हैं, 22 भागों को भी। जो पहला सेक्शन है उसमें हम देखते हैं 4 भाग। पहला भाग, किसी भी देश, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस में इसकी टर्म यूज़ होती है राज्य, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि कोई एरिया होता है। एरिया के बिना देश का कोई अस्तित्व नहीं है। तो वो एरिया, उसका फिक्स करने के लिए कि कौन कौन सा एरिया भारत का है, उसके लिए पहला अनुच्छेद और पहला भाग। तो पहला भाग सीधा याद रह जाएगा कि इसमें है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। और अब दूसरी बात, उस राज्य क्षेत्र में निवास कौन करेगा और इस देश में निवास कौन करेगा, उसका नागरिक। तो पहला हुआ संघ और उसका राज्य क्षेत्र, दूसरा उसकी नागरिक। तो दूसरा भाग है उसके नागरिकों के बारे में। तीसरा भाग है, देखिए दूसरा भाग है नागरिकों का, तो नागरिक उस देश में रहेंगे क्यों, देश उसको कुछ देगा तभी रहेंगे, इसलिए वो उनकी नागरिकता अडॉप्ट करेगा। तो
देश उनको मौलिक अधिकार देगा, मौलिक अधिकार देगा और साथ ही राज्य खुद मतलब देश खुद कहेगा मैं आपके लिए कुछ अपने दायित्व भी हैं वो भी मैं आने वाले टाइम में पूरा करूँगा। तो उन्हें कहेंगे नीति निर्देशक तत्व। तो 4 पार्ट कवर हो चुके हैं। पहला संघ और उसका राज्य क्षेत्र, पहला भाग। दूसरा नागरिकता, उसमें रहेंगे कौन। तीसरा मूल अधिकार जिसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। और उसके बाद में चौथा भाग नीति निर्देशक तत्व, और इसे संविधान की चेतना कहा जाता है कि आने वाली जितनी भी सरकारें हैं इन्हीं दायित्वों के अकॉर्डिंग काम करेगी। और उसके बाद में इसी चौथे भाग में एक और भाग जोड़ा गया, चौथा ए, मतलब चौथा के, फोर्थ ए, वो था मूल कर्तव्य। यहाँ राज्य के भी कर्तव्य होंगे, साथ में कुछ नागरिकों के भी कर्तव्य होंगे। तो ये 4 भाग हैं जो सबसे बेसिक हैं, ये याद हो गए। अब अगला करते हैं। 5वें भाग से लेकर 10वें भाग तक यहाँ पर कितने प्रकार से शासित होगा, ये देश कितने प्रकार से शासित होगा, तो वो शासन व्यवस्थाएं दे रखी है। तो पहली भाग 5वां केंद्र सरकार जिसे संघ सरकार कहते हैं। दूसरा राज्य सरकार, छठा भाग। 7वां भाग जिसे हटा दिया गया है संविधान संशोधन के द्वारा, क्योंकि पहले इसमें 6 श्रेणी के राज्य रखे हुए थे, तो इसको तो भूल ही जाइए, 7 को छोड़ना है। और 8वां संघ शासित प्रदेश, मतलब वो एरिया जिन पर इनडायरेक्ट रूप से केंद्र का ही प्रभुत्व है। 3 प्रकार के, संघ, राज्य और संघ शासित। चौथा मतलब 9वां भाग पंचायती राज और नगर पालिकाएँ। तो 9वां तो है पंचायती राज का और 9A है नगर पालिकाओं से संबंधित। और सबसे लास्ट शासन व्यवस्था है अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में शासन। तो हमने 5 पढ़ी, वापस रिवाइज करते हैं। पहली संघ, 5वीं से शुरू करते हैं। 5वीं कौन सी होगी? संघ सरकार। 6ठी राज्य सरकार, 7वीं डिलीट कर दी गई है। 8वीं संघ शासित प्रदेशों में शासन, और 9वीं और 9A दोनों पंचायत और नगर पालिकाएँ। 10वां अनुसूचित जनजाति क्षेत्र। तो ये टोटल 5 तरह की शासन व्यवस्थाओं से भारत शासित होगा। तो हमने पहला पढ़ लिया सबसे बेसिक, इस दूसरे सेक्शन में सरकारों के बारे में पढ़ लिया। तीसरा दूसरे से संबंधित ही है, इसमें संघ और राज्य के बीच में क्या संबंध होंगे वो, जिसमें भाग 11 में है कि इसमें विधायी और प्रशासनिक संबंधों की बात की गई है। अगला भाग 12, उसमें राज्य और संघ में रुपयों का कैसे लेन देन होगा, बंटवारा कैसे होगा, जितनी भी रुपयों से रिलेटेड चीज़ें हैं ये भाग 12 में। भाग 13 में व्यापार को वित्त में नहीं रखा गया है कि राज्य के अंदर कैसे व्यापार होगा, 2 राज्यों के मध्य व्यापार कैसा होगा, और संघ राज्य के बीच में क्या व्यापार होगा। तो इन सभी चीज़ों को भाग 13 में रखा गया है। तो यह हमने 3 सेक्शन पढ़ लिए, यहाँ तक भाग 13 हो चुके हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट थे। अब आते हैं कुछ स्वायत्त तंत्र जो कि इन शासन व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत सहायक है और इम्पोर्टेंट है, उनके बिना ये चल ही नहीं सकती। उनमें कौन सी है? भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, मतलब कि स्टेट PSC और UPSC। और उसके बाद में भाग 15 निर्वाचन। तो निर्वाचन से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं वो इसी भाग में हैं, जो 5 प्रदेश के शासनों में यूज़ होगी। भाग 16 है कुछ विशेष वर्गों के लिए विशेष उपबंध। अभी हमने पहले बात की थी कि विविधता के कारण ये बढ़ा है, तो ये एक पार्ट किसके कारण है कि कुछ वर्गों के लिए विशेष विशेष उपबंधों के लिए। ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब याद करते हैं भाग 17 राजभाषा का, कि संघ की राजभाषा क्या होगी और कितनी भाषाएं संविधान मान्यता उनको देगा। और इतनी चीज़ें होने के बाद भी शासन व्यवस्थाएं और उनको सुचारू चलाने के लिए कुछ स्वायत्त तंत्र है, फिर भी देश ठीक से नहीं चल रहा है, तो उसके लिए अगला उपबंध है अगला भाग है आपातकालीन उपबंधों का, कि अब आप इमरजेंसी घोषित कीजिए और कैसे भी करके उसे देश को पटरी पर लाने की एक टेम्परेरी टेक्निक है। और इसके बाद में भी बात ना बने
कि आपको लगे कि आप आपातकाल लागू भी कर दोगे, फिर भी सिस्टम नहीं बैठने वाला है, तो आप पहले से ही तैयारी कर लो, संविधान में कुछ संशोधन कर लो जिससे कि व्यवस्था एकदम सुचारू रूप से चल सके। और संविधान संशोधन के लिए है भाग 20। तो ये मैंने जो आपको बताई, अगर आपको समझ में नहीं भी आ रही है अभी, तो आप उसे पेपर पर लिख के इन 4 पार्टों में 2-3 बार समझने की कोशिश करना, फिर आप कभी नहीं भूलोगे। कोई ट्रिक यूज़ मत करना, क्योंकि सिलेबस बहुत वाइड है। जो अभी आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उनमें पार्ट कितना है इनका, बहुत कम, मुश्किल से 1 सवाल है। तो आप इनको अपने कॉमन सेंस वाले दिमाग में डाल लीजिए, क्योंकि ये हमेशा काम आने वाला है। और उनकी भी तो मेहनत है कि जिन्होंने संविधान बनाए उन्होंने इतने तर्कपूर्ण तरीके से एक सिस्टम में सारे अनुच्छेद डाले हैं और उनको अलग अलग भागों में बांटा है। तो आपको इसमें रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार दूसरे या तीसरे बार में आपको समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं अनुसूचियों की। अनुसूचियों की बात करते हैं तो आपको अनुसूचियों में प्रायोरिटी के हिसाब से याद रखना है, ना कि कोई ट्रिक यूज़ करनी है। आप 12 अनुसूचियों में से 9 से 12 अनुसूचियाँ अलग से याद रखेंगे, क्योंकि ये बाद में जोड़ी गई। 5वीं और 6वीं अनुसूची लगभग तक सेम मैटर पर है, तो ये अलग याद रखनी है। पहली अनुसूची अपने आप याद रह जाएगी, क्योंकि पहले भाग से जुड़ी हुई है और इसमें राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। और 7वीं अनुसूची आप 7 फेरों से याद रख सकते हैं। इसमें केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा हुआ है, तो 7 फेरों में भी शक्तियों का बंटवारा ही होता है। तो 7वीं अनुसूची को सबसे पहले याद करना है, सबसे मिडल में है इसलिए। और 7वीं के जस्ट बाद में है भाषा संबंधी, यही एक अलग है। बाकी देखिए 5वीं और 6वीं अनुसूची हमने भाग पढ़े थे, तो भागों में देखा था कि 5 तरह के शासन पद्धतियाँ भारतीय संविधान ने अपनाई है। तो 5वीं जो सरकार किस तरह की थी, अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्रों में प्रशासन। तो वहाँ पर तो सिर्फ उल्लेख है कि प्रशासन कैसे होगा इन क्षेत्रों में, लेकिन वो क्षेत्र कौन कौन से, उसका जिक्र इस सूची में है। तो 5वीं अनुसूची 5 प्रकार के प्रशासन से संबंधित है। और 6वीं अनुसूची देखिए 6 अंक सम संख्या है और इसमें 4 है। असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम में जनजातीय प्रशासन। इनमें डायरेक्ट राष्ट्रपति का काफ़ी हस्तक्षेप रहता है। तो ये 6वीं अनुसूची और 5वीं अनुसूची साथ में याद रखनी है। 7वीं याद कर ली है, 8वीं याद कर ली है, अब पहली भी याद कर ली है। अब ये 3 अनुसूचियाँ देखनी है, इनमें आप कन्फ्यूजन रहोगे। फिर भी अब चौथी तो है राज्यसभा के सीटों का उल्लेख, कि राज्यसभा में सीटें कहाँ कहाँ से आती है। एक तो राज्यों से भी आती है और केंद्र शासित प्रदेशों में से भी आती है, जैसे कि दिल्ली और गोवा जैसे। और तीसरी है शपथ संबंधी उल्लेख, दूसरी है वेतन और भत्तों से संबंधित। तो 3 का अगर ये जोड़ा याद रखेंगे तो ये आप एक ही करके याद रखिए। तो ये 8 तक अनुसूचियाँ हो चुकी है। अब याद करते हैं 9वीं से 12वीं। 9वीं अनुसूची पहले ही संविधान संशोधन में जोड़ दी गई, जिसमें भूमि सुधार संबंधित कुछ प्रावधानों को इस सूची में डाला गया था शुरुआती दौर में। ये सूची इसलिए बनाई गई थी कि संसद अगर कुछ ऐसे कानून बनाए जिन पर वो चाहता है कि इसमें न्यायालय हस्तक्षेप ना करे, तो इस कारण इस अनुसूची को बनाया गया और ये लोक कल्याण के लिए इन मुद्दों को इसमें रखा गया। 10वीं अनुसूची 1986 के आसपास बनाई गई थी। इसमें दल बदल संबंधी प्रावधान थे, क्योंकि उस समय एक ट्रेंड चलने लगा था कि एक नेता कभी इस पार्टी में जाता है और दूसरे दिन दूसरी पार्टी में, तो उससे संबंधित प्रावधानों के लिए 10वीं अनुसूची। और ये 11वीं और 12वीं अनुसूची आपको साथ में ही याद रह जाएगी, क्योंकि यह सबसे लास्ट में जोड़ी गई है, जो कि स्थानीय प्रशासन से संबंधित है। इसमें पंचायतों की शक्तियाँ और 12वीं में नगर निकायों की शक्तियाँ और उनके प्रावधान दे रखे हैं। तो आपको अनुसूचियों के लिए कोई ट्रिक यूज़ नहीं करनी है, जैसे कि आपने कई जगह पढ़ा भी होगा। ये आपको अपने कॉमन सेंस में बिठा लेना है। देखिए 5वीं 6वीं अलग, 7वीं अपने आप याद रहेगी, 8वीं सबसे लास्ट भाषा की है, पहली भी अपने आप ही याद रहेगी। अब दूसरी, तीसरी, चौथी को अलग सेक्शन बना लेना है। और 9वीं से 12वीं, जिसमें 11 12 तो अपने आप याद रह ही गए होंगे अभी, और 9वीं भूमि सुधार से और 10वीं दल बदल से। तो ज़्यादातर क्वेश्चन किससे पूछे जाते हैं, एक तो देखिए 5वीं और 6वीं अनुसूची से, और एक 9वीं अनुसूची के बारे में। और ज़्यादा क्वेश्चन इससे नहीं पूछे जाते हैं। जैसे कि एक यूपीएससी लेवल में अगर देखा जाए तो इसके बारे में काफ़ी 2-3 बार क्वेश्चन पूछा है।
कि राज्यसभा में सीटों का जब वर्गीकरण करते हैं तो इसमें कौन कौन सम्मिलित होते हैं, केवल राज्य सम्मिलित होते हैं या इसमें केंद्र शासित प्रदेश भी, तो राज्यों के साथ में केंद्र शासित प्रदेश भी। तो आपने अनुसूचियाँ याद कर लिए। तो इस वीडियो में हमने कंप्लीट किया है भारतीय संविधान की संरचनात्मक विशेषताओं के बारे में, कि कितने भाग हैं, कितने उनमें अनुच्छेद है और अनुसूचियाँ जोड़ी गई और 5 परिशिष्ट जोड़े गए। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे भारतीय संविधान के मूल्यों से संबंधित विशेषताएं, कि भारतीय संविधान के मूल्य कौन कौन से अपनाए हैं इसने, और उसके बाद में हम देखेंगे कि फॉरेन जो सोर्सेज हैं वो कौन कौन से हैं भारतीय संविधान के।